Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Target Science World NC Science Academy. This is your biology mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हम लोग कुछ दिनों से इस समय जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स से सारी बेसिक बातें डिस्कस करने के बाद उस पर ऑल द पॉसिबल टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद इस समय हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। उसमें पिछली क्लासेस में आपने दो लॉज देख लिए थे। एक था आप लोगों का लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके बाद पढ़ा गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट। उसमें देखा गया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के ढेर सारे एक्सेप्शंस थे, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोगों ने ढंग से देखा था। उसमें दिखाया गया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था आपको कि एक हाइब्रिड में बताया गया था, वहाँ पर आप याद करिए, ऐसे मैंने कहा था कि अगर एक हाइब्रिड है, मान ली हम कहें प्लांट हाइट का हाइब्रिड है, तो वहाँ पे टालनेस का और ड्वार्फनेस का दोनों साथ साथ होता है। तो किसी हाइब्रिड प्लांट में दो कंट्रास्टिंग एलील एक साथ होते हैं, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन का जब टाइम आता है तो आप जानते हैं मियासिस जब होती है तो जब वहाँ पे एनाफेज फर्स्ट आती है तो वहाँ क्या होता है, पेयर के क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग अपोजिट पोल पे जाते हैं और उसी के साथ हमने कहा था कि एलील का सेपरेशन भी हो जाता है। तो एक गैमेट में चला जाता है एलील फॉर टाल प्लांट हाइट और एक में जाता है एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट, और इसीलिए से कहा गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कहा गया था। और इसी प्रकार मैंने कहा था कि गैमेट जो होते हैं, चाहे किसी प्योर प्लांट के गैमेट हो या किसी हाइब्रिड प्लांट के गैमेट हो, मैंने दिखाया था आपको वहाँ पर कि गैमेट तो हमेशा ही प्योर होते हैं, चाहे वो किसी प्योर प्लांट के गैमेट हो चाहे किसी हाइब्रिड प्लांट के गैमेट हो। इसीलिए उस नियम का एक और उस लॉ का एक और नाम क्या था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। याद रखिएगा, इन दो पॉइंट फोकस करिएगा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात हम ढंग से हमने किया था। आई होप की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग का जो टाइटल है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम शुरू करते हैं आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये मेंडल का जो लॉ है वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। तो आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस आप कराइए। देखिए, क्रॉस तो हम लोग हाई स्कूल से कराते आ रहे हैं, क्रॉस वैसे लिखा भी जाता है। क्रॉस को एक्सप्लेन करना और इसके पीछे का लॉजिक जानना, इसका रीजन जाना, इसका साइटोलॉजिकल बेसिस जानना, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग पहले इसका क्रॉस देख लेते हैं और उसके बाद से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे आखिर में कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए हम लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और क्रॉस से मान लीजिए हम ले रहे हैं फ्लावर कलर और प्लांट हाइट। चलिए शुरू करते हैं क्रॉस हम लोग। तो मान लीजिए नॉर्मल क्रॉस है, मान लीजिए हमारा ये मेल है, प्योर रेड एंड टाल, कोई तो आप ले सकते हैं। क्रॉस्ड विथ फीमेल, अगेन प्योर व्हाइट एंड ड्वार्फ। सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल क्रॉस अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या होने चाहिए, प्योर, पी फॉर प्योर होने चाहिए और करेक्टर कंट्रास्ट होने चाहिए। यही बात हम लोग पढ़े हैं ना। देखिए यहाँ पर आपका दो मेल भी प्योर है, फीमेल भी प्योर है। देखिए मेल में रेड है तो फीमेल में व्हाइट है, मेल में टाल है, फीमेल में ड्वार्फ है। ठीक, और ये जनरेशन कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट जनरेशन कैसे मिलेगी। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम जानते हैं रेड और व्हाइट में से रेड डोमिनेंट होता है, यहाँ पर आपका फ्लावर कलर रेड हो जाएगा। और टाल और ड्वार्फ में से आप जानते हैं टॉल डोमिनेंट होता है, तो टॉल इसका हो जाएगा प्लांट हाइट। हम सब जानते हैं कि F1 के प्लांट हमेशा ही हाइब्रिड होते हैं, H फॉर हाइब्रिड समझिएगा, और ये है F1 जनरेशन। ठीक, सब मेंडल की बात को मैं एज सच लिख रहा हूँ, अभी इसके आगे फिर एक्सप्लेन करूंगा। अब फिर क्या मेंडल ने क्या किया था, इसके बाद फिर मेंडल ने इसकी सेल्फिंग करा दी थी। सेल्फिंग क्या थे F1 की, और सेल्फिंग का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि इसी F1 जो हाइब्रिड है उसी का लिया गया था, उसी का मेल आर्गन भी था और उसी का फीमेल आर्गन भी लिया गया था। और
इसके बाद से आप जानते हैं कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो हम लोग फार्मूला पढ़े ही हैं कि दो कैरेक्टर लिए गए हैं ना, फ्लावर कलर और प्लांट हाइट दो लिए गए हैं, तो कितने तरह का फिनोटाइप मिलेगा बताइए भाई, मंजू बताइए। अगर आपको फार्मूला याद है, आपको याद ही होगा, आप मेहनत करती हैं, बताइए कितने तरह के फिनोटाइप मिलेंगे F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे? तो क्या निकल जाए, फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n ना, 2 की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, दो तरह के कैरेक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे, यही है ना। 4 टाइप के फिनोटाइप हमको यहाँ पर मिलेंगे। सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, याद करिए, हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, मतलब कि मेंडेलियन जेनेटिक्स पे हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। और आप लोग अगर इन सारे न्यूमेरिकल पे मास्टरी कर लेते हैं तो इसके बाद से आप क्वेश्चन ढूंढिएगा किसी एग्जाम में कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे फंस जा रहा है, कतई नहीं फंसेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 4 तरह के प्लांट मेंडल को मिले थे। क्या क्या मिला था? एक मिला था जिसमें दोनों के दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे, रेड एंड टाल। दूसरा फिनोटाइप मिला था जिसमें फ्लावर कलर तो डोमिनेंट था लेकिन प्लांट हाइट रिसेसिव था, रेड एंड ड्वार्फ। थर्ड मिला था जहां पे फ्लावर कलर रिसेसिव और प्लांट हाइट डोमिनेंट, यहां कर दीजिए व्हाइट एंड टाल, व्हाइट एंड टाल मिला। और फोर्थ मिला था जहां पर दोनों के दोनों रिसेसिव थे, यानी व्हाइट एंड ड्वार्फ, ये मिला था, यही मिला था मेंडल को। तो इस तरह से ये 4 फिनोटाइप हुए। और रेशियो आप जानते हैं, हम लोग निकालना पड़े ही है ऑलरेडी। तो रेशियो क्या मिला था? ये मिला था 9। याद करिए, हमने आपको बताया था हर डोमिनेंट कैरेक्टर की वैल्यू होती है 3/4। अगर प्रोपोर्शन में लिखना है 3/4 लिखिएगा और खाली नंबर में 3 लिखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3। हर डोमिनेंट की वैल्यू होती है 3, रिसेसिव की वैल्यू होती है 1, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या मिलेगा 3 × 3 9, मेंडल को 9 मिला था। रेशियो यहाँ क्या मिलेगा 3 × 1 कितना 3। फिर रेशियो यहाँ क्या मिलेगा व्हाइट एंड टाल 1 × 3, यहाँ भी 3। और यहाँ क्या मिलेगा व्हाइट एंड ड्वार्फ, यहाँ पर 1 × 1 1। यही मिला था 9 3 3 1। यही है डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो, मेंडल को मिला था। देखिए, ये क्रॉस सिंपली हमको याद है, आपको भी याद होगा, सबको याद रहता है, मैंने लिख दिया है। अब इसको लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट में पढ़ा था, BSc में पढ़ा, MSc में पढ़ा, बाकी जहाँ गए वहीं पढ़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चीज़ें बड़ी ईजी है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा बात समझिए, बात यह है कि हमने सिंपली एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया हुआ है। सामान्य नॉर्मल रूल यही आप जानते हैं कि क्या होता है कि जो पेरेंट होते हैं वो प्योर और कंट्रास्ट होने चाहिए। देखिए, आपका मेल कैसा है, P फॉर प्योर, रेड एंड टाल, और फीमेल ये भी देखिए प्योर है, व्हाइट एंड ड्वार्फ। आप देख रहे हैं कि रेड का कंट्रास्ट व्हाइट होता है, टाल कंट्रास्ट ड्वार्फ होता है, इन नॉर्मल क्रॉस है। जब नॉर्मल क्रॉस आप कराएंगे तो आप जानते हैं कि F1 जनरेशन मिलेगी, और F1 में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि खाली पेरेंटल जनरेशन के जो डोमिनेंट होते हैं वही खाली F1 में आएंगे। और आप जानते हैं कि रेड और व्हाइट में से रेड डोमिनेंट होता है और टाल और ड्वार्फ में से टाल डोमिनेंट होता है। यहाँ मिल गया रेड एंड टाल मिल गया। और ये भी हम जानते हैं F1 का प्लांट हमेशा हाइब्रिड होता है। यहाँ तक कोई बात नहीं है, हो गया। फिर हम जानते हैं कि जब F1 की सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड प्लांट है ना, इसी का मेल आर्गन भी लिया जाएगा और इसी का फीमेल भी लिया जाएगा। तो जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन सेम प्लांट के लिए जाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस कहते हैं। तो जब मेंडल ने F1 की सेल्फिंग कराई तो उनको F2 मिला, और F2 में यही मिला रेड टाल, रेड ड्वार्फ, व्हाइट टाल, व्हाइट ड्वार्फ ये मिला। और रेशियो थी 9:3:3:1, ये रेशियो है। अब हमको देखना है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री, और असॉर्ट का मतलब होता है कि पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर का
नेक्स्ट जनरेशन में जाना, या यूँ कहा जाए कि पेरेंटल जनरेशन कैरेक्टर का F2 में जाना, यानी कि पेरेंटल जनरेशन का कैरेक्टर का F2 में जाना क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है। और फ्री का मतलब ये हुआ कि पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ F2 जनरेशन में जा सकता है। यही वास्तव में इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि पेरेंटल जनरेशन में आप जो कैरेक्टर यूज किए हैं ना, उसमें से कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ F2 जनरेशन में जाने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। हिंदी में आप इसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। याद करिए, आपने हिंदी अगर पढ़ा होगा, इसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन यानी असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू F2 जनरेशन। पेरेंटल कैरेक्टर का F2 में जाना, यही आपका F2 जनरेशन है, ध्यान दिए, यही आपका F2 जनरेशन है। तो पेरेंटल का F2 में जाना ही कहलाता है असॉर्टमेंट, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री। अब देखिए ऐसा, अभी हम इसका साइटोलॉजिकल बेसिस भी देखेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। देखिए ऐसा, यहाँ बातें है, आप देख रहे हैं हमने पेरेंट में क्या लिया था, हमने रेड के साथ टाल लिया है, यानी हमने डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट लिया हुआ है, और यहाँ देखिए रिसेसिव के साथ हमने रिसेसिव लिया हुआ है। यानी पेरेंटल जनरेशन में डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट लिया गया है और रिसेसिव के साथ रिसेसिव लिया गया है। जबकि देखिए ऐसा, F2 में क्या मिल रहा है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट मिल रहा है, मिलना भी चाहिए क्योंकि पेरेंट में है। ऐसे ही रिसेसिव के साथ रिसेसिव मिल रहा है, मिलना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर है व्हाइट एंड ड्वार्फ है, मिलना चाहिए। लेकिन जो ये दो न्यू कॉम्बिनेशन है, देखिए जहाँ पे रेड के साथ ड्वार्फ है, मतलब कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है, और यहाँ देखिए व्हाइट के साथ टॉल है, मतलब रिसेसिव के साथ डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव देखिए कहीं नहीं है, किसी में नहीं है। ऐसे ही रिसेसिव का देखिए डोमिनेंट कहीं नहीं है, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में साथ साथ थे, वो तो उस कॉम्बिनेशन में F2 में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में नहीं थे, उस कॉम्बिनेशन में भी कैरेक्टर जाने के लिए फ्री हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ गया, तो देखिए यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी आ गया। देखिए रेड आपका डोमिनेंट यहाँ पे है और ड्वार्फ रिसेसिव देखिए आपको यहाँ पर है। यानी पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ जाने के लिए फ्री है, चाहे देखिए डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जाए और चाहे डोमिनेंट रिसेसिव के साथ जाए, चाहे रिसेसिव रिसेसिव के साथ आए और चाहे रिसेसिव डोमिनेंट के साथ आए। मतलब कि पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर F2 जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर के साथ जाने के लिए फ्री है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे ना कि मतलब क्या है कि पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया था, रेड के साथ टॉल लिया है, मतलब डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट लिया है, व्हाइट के साथ ड्वार्फ लिया है, रिसेसिव के साथ रिसेसिव लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो तो मिल ही रहे हैं। रेड के साथ टाल है पेरेंट में, वो यहाँ मिल रहा है रेड एंड टाल। व्हाइट के साथ ड्वार्फ है, यहाँ मिल रहा है व्हाइट के साथ ड्वार्फ। लेकिन देखिए दो नए कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं। रेड के साथ ड्वार्फ भी मिल रहा है जो किसी पेरेंट में नहीं है, और व्हाइट के साथ टॉल मिल रहा है जो किसी पेरेंट में नहीं है। तो अब देखिए जैसा इनके अब कुछ कैटेगरी के नाम हैं, और नाम जरा याद करिए। देखिए F2 जनरेशन का वो कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन में था, इसे कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और देखिए यहाँ पे दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है ना, इसे कहते हैं डबल डोमिनेंट पेरेंट। यानी इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग डबल डोमिनेंट पेरेंट। इसको आप नाम दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से। ये है डबल डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल है, देखिए ये पेरेंट में था, वो यहाँ भी आ गया, तो इसे कहेंगे पेरेंटल। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ के दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, तो बोलेंगे डबल डोमिनेंट पेरेंटल। ऐसे यहाँ पर आइए, यहाँ देख रहे हैं व्हाइट के साथ यहाँ पे ड्वार्फ दिख रहा है, व्हाइट के साथ ड्वार्फ। यानी देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, व्हाइट के साथ ड्वार्फ। यानी ये भी कैसा है, ये भी पेरेंटल है। जो पेरेंट में है वो यहाँ पर आ गया, तो ये भी कहलाएगा पेरेंटल। लेकिन यहाँ देखिएगा जैसा
यहाँ पे पेयर के दोनों रिसेसिव हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डबल रिसेसिव पेरेंटल, इसे बोलेंगे डबल रिसेसिव पेरेंटल। ये भी पेरेंटल है लेकिन यहाँ पे डबल, दोनों रिसेसिव हैं। अब इसके पास आइए, रेड एंड ड्वार्फ यानी डोमिनेंट के साथ रिसेसिव। चेक कर लीजिए, क्या मेल में डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है? नहीं। फीमेल में है? नहीं, कहीं किसी नहीं है। तो फिर रेड एंड ड्वार्फ मिले कैसे? तो रेड एंड ड्वार्फ तब मिलेगा जब आपका रेड रहेगा कहाँ से? मेल से, और ड्वार्फ कहाँ का रहेगा? फीमेल से। तो F2 जनरेशन के ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन के मेल और फीमेल दोनों को रिकम्बाइन करने से मिलते हैं। देखिए रेड कहाँ पर है? मेल में है। ड्वार्फ कहाँ पर है? फीमेल में है। तो F2 जनरेशन आपकी ये है, तो F2 जनरेशन के वे कैरेक्टर या वे कॉम्बिनेशन जो पेरेंट के मेल और फीमेल दोनों को मिला के मिलते हो कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो आप इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट। ये क्या होते हैं कि दोज F2 combinations which are formed by recombining the parental combination या parental character। तो मेल से रेड और फीमेल से जब ड्वार्फ लेंगे तब जाके मिलेगा रेड एंड ड्वार्फ। ऐसे आप यहाँ पे आ जाइए, व्हाइट एंड टाल। तो व्हाइट किस में? देखिए व्हाइट यहाँ पर है, फीमेल में है, देखिए फीमेल है ये। और टाल किस में? देखिए यहाँ पर मेल में है। इसका मतलब जब फीमेल और मेल दोनों कैरेक्टर को नए सिरे से कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा, तो ये भी आप कहलाता है रिकॉम्बिनेंट। ये भी कहलाता है आपका, ये भी है रिकॉम्बिनेंट। तो इस तरह से इन चारों क्लासेस के नाम याद रखिए, और इस तरह से हम बता सकते हैं कि इस लॉ का नाम किस, जैसे मान हम करें कोई मूवी देखने जा रहे हैं या कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, तो चाहे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं चाहे कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसकी मूवी की जो टाइटल होती है उस टाइटल को देखने के सुनने के बाद हम अंदर की स्टोरी का लगभग अनुमान लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी बात क्या स्टोरी चलेगी। ऐसे कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसकी टाइटल देख के उसके अंदर के कंटेंट का थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। वही हाल यहाँ पर है। आज आप खुद सोचिए, आप, इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो इस इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि पेरेंटल जनरेशन के कैरेक्टर F2 जनरेशन में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। मतलब चाहे डोमिनेंट के साथ आ सकता है तो डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी आ सकता है, ऐसे रिसेसिव के साथ आ सकता है तो रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी आ सकता है। मतलब किसी भी नेचर का कैरेक्टर किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जाने के लिए F2 में जाने के लिए स्वतंत्र है। यही वास्तव में इसकी लिटरल मीनिंग है और यही इसका फुल एक्सप्लेनेशन है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो बताइए तो आगे हम बात करें, नहीं तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अब अपना लेवल थोड़ा सा हाई है। हाई क्या करना पड़ेगा आपको? अब इसका हमको साइटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ जरा बताइए भाई, कमेंट बताइए, आप लोग कमेंट आपको देख रहे हैं, बोलिए। अगर आप में से किसी कोई डाउट अगर हो तो बताइए, देखा जाए आगे। नहीं तो अब हम इसका देखेंगे क्या, साइटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। भाई मेंडल को तो साइटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम था। मेंडल को तो आप जानते हैं क्रोमोसोम और जीन भी नहीं मालूम था, लेकिन हम लोग अब तो हम सब लोग जानते ही हैं ना। तो ये जो सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, अब इनको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा साइटोलॉजिकली कि आखिर में ऐसा कैसे हुआ कि पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर किसी के भी साथ जाने के लिए फ्री कैसे है, कैसे ऐसे पॉसिबल है। तो किस कंडीशन में ये मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, इसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी बात क्लियर हो गई, एक लाइन की बात है, इसकी टाइटल पे जाइए, इसका नाम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्यों है, तो आपको सब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पेरेंटल जनरेशन में खाली डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट था, रिसेसिव के साथ रिसेसिव था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि नए कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं और हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट भी है तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी है, रिसेसिव के साथ रिसेसिव है तो इसके साथ डोमिनेंट है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। यानी पेरेंटल जनरेशन का जो कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जाने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। इसी का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट।
AF2 फ्रीडम रेशियो आप लोग ये ढंग से याद रखिएगा, 9331 होता है। और इसमें 9 किसका होता है, 3 किसका होता है, 3 किसका होता है, 1 किसका होता है, ये ढंग से आप लोग याद रखिएगा। ये हम बात सारी पहले भी कर चुके हैं और इस पर हम न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम लोगों को साइटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने चलना है। तो अगली हमारी टाइटल क्या होगी, इसी को अब हम साइटोलॉजिकली देखेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। तो इसी में अगला पार्ट हमारा रहेगा साइटोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।